वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे पादप एवं खनिज पोषण की अनिवार्यता के लिए विधियों का अध्ययन कर रहे थे। अब नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पौधे के अनिवार्य पोषक तत्व, पौधे के अनिवार्य पोषक तत्व, इनके बारे में बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बता दिया था कि पौधे के लिए अनिवार्य पोषक तत्व हैं जो किस प्रकार होते हैं, उनके लिए हमने विधियों का उपयोग किया था। तो 3 विधियों का उपयोग किया था हमने। एक तो हमने बात की थी किसकी, पहली विधि हमने किसकी थी उपयोग किया था हमने, पहली विधि हमने किसका उपयोग किया था, पहली विधि पादप भस्म विश्लेषण। कौन सी विधि? पादप भस्म विश्लेषण। सेकंड विधि हमने बात की थी बालू संवर्धन विधि, या फिर हमने उसको कहा वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलोपोनिक्स भी कहा उसको हमने। तीसरी जो विधि हमने बात की थी जल संवर्धन की। तो 3 विधियों का उपयोग किया हमने। अब हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखो प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर अभी तक लगभग, वैसे तो हम बात करते हैं कितने पोषक तत्व, सॉरी खनिज तत्वों की खोज जा चुकी है। लगभग 115, 16, 17 तक खनिज तत्व, सॉरी तत्वों की खोज की जा चुकी है। लेकिन हम यहाँ बात करें कि पृथ्वी के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं, वो लगभग हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताब चल रही है उसके अंदर लगभग 105 तत्व, कितने 105 तत्व पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं लगभग। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम यहाँ पर कि पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। तो पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व हम ये देखते हैं कि पौधों में कितने पोषक तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। तो यहाँ पर 60 पोषक तत्व, जो पोषक तत्व 60 पोषक तत्व किसके अंदर देखे गए हैं, पौधों के अंदर देखे गए हैं। पौधों के अंदर कितने पोषक तत्व देखे गए पाए जाते हैं, कितने पोषक तत्व? 60 पोषक तत्व। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, ये 60 पोषक तत्व है, क्या ये सभी अनिवार्य है? नहीं, ये सभी अनिवार्य नहीं है। इनकी उपस्थिति जरूर देखी गई है लेकिन ये 60 सभी अनिवार्य नहीं है। तो फिर कितने पोषक तत्व अनिवार्य हैं? इनमें यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 17 पोषक तत्व, 17 पोषक तत्व जो हैं वो कैसे हैं? अनिवार्य है। कितने पोषक तत्व अनिवार्य हैं? 17 पोषक तत्व। अब ये 17 पोषक तत्व अनिवार्य हैं, तो अनिवार्यता के लिए शर्तें क्या है हमारे पास कि किस प्रकार हम इन अनिवार्य पोषक तत्व कहेंगे। तो अनिवार्यता की शर्तें, अनिवार्यता की शर्तें। तो नंबर 1 बात करें हम, ये कायिक वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होना चाहिए। कायिक वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक, कायिक वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक, ये हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास शर्त ये है कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, किसी अन्य तत्व द्वारा इसका प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अन्य तत्व द्वारा इसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है? विशिष्ट होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? विशिष्ट। तो यही तो है हमारे पास कि भाई अन्य तत्व द्वारा इसका प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए। तीसरे जो हमारे पास अनिवार्यता वो है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या है? प्रत्यक्ष रूप से किसमें भाग लेना चाहिए? उपापचय क्रियाओं में। प्रत्यक्ष रूप से उपापचय क्रियाओं में भाग लेता हूं। और चौथा जो पॉइंट हमारे पास, इसकी कमी से अभाव लक्षण प्रकट होते हों। देखिएगा 4 शर्तें हमारे पास, अगेन रिपीट कर रहा हूं। पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व किसे माना जाएगा? जो कायिक वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक हो, जो अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित ना हो, यानी कि इसके जो कार्य हैं वो अन्य तत्वों के द्वारा संपन्न ना हो। तीसरा, प्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से क्या है ये उपापचय क्रियाओं में, प्रत्यक्ष रूप से उपापचय क्रियाओं में क्या है ये भाग लेता हो। चौथा है इसकी कमी से क्या है अभाव लक्षणों, इसकी कमी से क्या होना चाहिए अभाव लक्षण प्रकट होने चाहिए पौधे के अंदर, तभी हम इसको क्या कहेंगे अनिवार्य पोषक तत्व कहेंगे। तो इन कसौटियों पर पौधों के अंदर 60 में से कितने पोषक तत्व उतरे हैं 17 पोषक तत्वों को हमने क्या माना है अनिवार्य पोषक तत्व माना है, अनिवार्य एसेंशियल एलिमेंट्स माना है किसके लिए पादपों के लिए, कितने में से 60 में से। अब हम बात करते हैं अनिवार्य खनिज पोषक तत्व कि ये जो अनिवार्य खनिज पोषक तत्व हैं इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, किसके आधार पर मात्रा के आधार पर, किस पे आधार पर मात्रा के आधार पर। मात्रा क्या हो हमारे पास 2 प्रकार से ही है, एक तो दीर्घ या बृहद मात्रिक पोषक तत्व या मैक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, और दूसरा है हमारे पास लघु या सूक्ष्म, इसको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको माइक्रो एलिमेंट्स। अब इनकी जो मात्रा है वो क्या है 1 मिलीग्राम से 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर सांद्रता होनी चाहिए इसकी। और इनकी क्या है इनकी 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम सांद्रता की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो क्या है ये पौधे के लिए कितनी आवश्यकता होती है इनकी 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर सांद्रता आवश्यकता है इनकी। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए इनकी आवश्यकता। तो जो पोषक तत्व 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम आवश्यक होते हैं उन्हें कहते हैं लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, और जो कि 1 से 10 मिलीग्राम तक जिनकी आवश्यकता होती है वो कहलाता है दीर्घ या बृहत मात्रिक पोषक तत्व। अब ये जो 17 पोषक तत्व थे कितने थे ये हमारे पास 17 पोषक तत्व थे। इन 17 पोषक तत्वों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, दीर्घ या बृहत मात्रिक पोषक तत्व, लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। यहाँ पर हम बात करते हैं इन दीर्घ में कितने संख्या आती है 9, कितनी संख्या आ रही है 9, और यहाँ पर कितनी आ रही है 8, तो 9 8 कितने हो गए 17, कितने हो गए 17। अब यहाँ पर देखिएगा 9 के अंदर क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ये हमारे पास 9 पोषक तत्व हैं। अब इनमें से खनिज पोषक तत्व कौन से हैं, इनमें से खनिज पोषक तत्व ये हैं, ये खनिज पोषक तत्व, ये खनिज पोषक तत्व है। वैज्ञानिक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खनिज पोषक तत्व नहीं मानते, खनिज पोषक तत्व ये नहीं है। हालांकि ये बृहदमात्रिक पोषक तत्व हैं, बृहदमात्रिक पोषक तत्व तो है लेकिन खनिज पोषक तत्व नहीं है, इसलिए इनको क्या है हम अखनिज पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको अखनिज पोषक तत्व। अखनिज पोषक तत्व बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे इनको अखनिज पोषक तत्व बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमारे पास प्राथमिक है खनिज पोषक तत्व, कौन से हैं बृहद प्राथमिक, और ये हमारे पास है द्वितीयक बृहद मात्रिक खनिज पोषक तत्व। तो इनको क्या बोलेंगे हम प्राथमिक बृहद मात्रिक खनिज पोषक तत्व। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है द्वितीयक, बृहद मात्रिक खनिज पोषक तत्व बोल रहा हूं मैं भाई, क्या बोल रहा हूं खनिज पोषक तत्व। ये है खनिज है, कौन कौन सा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये खनिज है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। ये तो प्राइमरी हो गए और ये क्या हो गया सेकेंडरी। ये प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, और वो भी कैसे हैं, मिनरल वाले हैं, खनिज वाले हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो पार्ट है हमारे पास लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8। कितनी संख्या है इनकी, 8। और 8 में हम बात करते हैं, इनमें आता है हमारे पास आयरन आता है, बोरोन आता है, मैग्नीज आता है, मैग्नीज, यहाँ मैग्नीशियम है और ये क्या है, मैग्नीज, ध्यान रहे। मैग्नीशियम तो क्या है, बृहदमात्रक पोषक तत्व, और मैग्नीज क्या है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये हमारे पास, ये रिसेंट अभी हाल ही में, मतलब एक तरह से कुछ साल पहले ही इसको अनिवार्य पोषक तत्व घोषित किया गया है। किसको, निकल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में किस पोषक तत्व को अनिवार्य पोषक तत्व घोषित किया गया है, तो किसको क्या घोषित किया गया, निकल को। रिसेंट है ये, नया क्वेश्चन बनता है इस पर। बाकी अब देखिएगा यहाँ पर ये जो 8 पोषक तत्व हैं, इन 8 पोषक तत्वों के अंदर भी हम क्या करते हैं, कुछ पोषक तत्वों को, जैसे आयरन और बोरोन है, इनको इंटरमीडिएट पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, इंटरमीडिएट पोषक तत्व कहते हैं। इंटरमीडिएट पोषक तत्व का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती पोषक तत्व। और मध्यवर्ती पोषक तत्व का मतलब होता है कि ये बृहदमात्रिक की तरह भी कार्य कर सकते हैं और सूक्ष्म मात्रिक की तरह भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि ये बृहदमात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक पोषक दोनों तत्वों की तरह कार्य कर सकते हैं। कौन से, आयरन और बोरोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। सोडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन, ये हमारे पास देखिएगा, ये 17 के अंदर नहीं है, ध्यान रहे, ये अलग है। सोडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन, ये पोषक तत्व भी पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। किसके अंदर, 60 के अंदर। किसके अंदर पाए जाएंगे, 60 के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, किंतु ये फंक्शनल हैं, कार्यात्मक हैं, कार्य की रूप से उपयोगी हैं, लाभदायक पोषक तत्व हैं ये, यानी कि इनके अंदर जो कार्य की क्रिया होती है उनमें कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकते हैं। इनकी अभाव हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर उनकी उपस्थिति हो तो कार्य क्या है, सुचारू रूप से अच्छा हो सकता है, जैविक क्रियाएं अच्छी संपन्न हो सकती हैं। तो ये लाभदायक पोषक तत्व है। कौन सा, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन। नोट कर लेगा इनको, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन कैसे हैं, ये फंक्शनल यानी कार्यात्मक और लाभदायक, कार्यात्मक हैं और लाभदायक खनिज पोषक तत्व हैं ये। तो इस प्रकार हमने अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर ये बात बताई, अभी तक इस क्लास के अंदर, कि पौधों के जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं, वैसे तो पृथ्वी के अंदर कितने पाए जाते हैं, 105 पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन पौधों में कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है, 60 पोषक तत्वों की। 60 में से 17 पोषक तत्व क्या है, अनिवार्य, और उनकी अनिवार्यता की शर्तें क्या है कि वे कायिक वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होते हैं, अन्य तत्वों द्वारा इनका प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष रूप से उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, और इनकी कमी से अभाव के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस कारण इनको हम क्या कहें, 17 पोषक तत्वों को अनिवार्य कहा गया। इनको 2 भागों में डिवाइड किया, दीर्घ या बृहदमात्रक पोषक तत्व और लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। दीर्घ में हमने 9 को डिवाइड किया और सूक्ष्म में कितने बात किया, 8 को। 9 के अंदर हमारे पास CHO, NPK और CAM, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है, यहाँ अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये इनको कुछ वैज्ञानिक खनिज पोषक तत्व नहीं मानते, क्योंकि ये किससे प्राप्त होते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं, वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, ये खनिज से प्राप्त नहीं होते। ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। तो इस कारण क्या है, यहाँ इनको क्या बोलते हैं हम, अखनिज पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है, इनको खनिज पोषक तत्व नहीं माना गया। अब ये जो खनिज पोषक तत्व बच गए शेष 6, नाइट्रोजन, फास्फोरस, के, पोटेशियम, ये है हमारे पास प्राथमिक बृहदमात्रक पोषक तत्व, प्राइमरी, और इनको क्या बोला गया है, सेकेंडरी बोला गया है। बाकी हमारे पास लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व 8 के अंदर आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। निकल रिसेंट है, हाल ही में खोजा गया पोषक तत्व है। बाकी इनमें से जो आयरन और बोरोन है, इनको इंटरमीडिएट पोषक तत्व भी कहा जाता है, कि लघु मात्रिक और बृहद मात्रिक दोनों की तरह कार्य करते हैं। और रही बात हमारे पास सोडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन, ये एक्स्ट्रा पोषक तत्व है, जिन्हें लाभदायक पोषक तत्व कह सकते हैं, फंक्शनल या क्रियात्मक पोषक तत्व कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अनिवार्य पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर देखेंगे। अनिवार्य पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर देखेंगे। पौधे के अनिवार्य पोषक तत्व तो होते हैं, उनको हम कार्य के आधार पर डिवाइड करेंगे। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर।
तो नंबर 1 बात करेंगे हम संरचनात्मक तत्व। नंबर 2 बात करेंगे ऊर्जा संबंधित तत्व। ऊर्जा संबंधित तत्व, संरचनात्मक तत्व, ऊर्जा संबंधित तत्व। और नंबर 3 बात करेंगे हम यहाँ पर एंजाइम सक्रियक। एंजाइम सक्रियक तत्व, एंजाइम सक्रियक तत्व। और नंबर 4 है हमारे पास परासरण क्रिया संबंधित तत्व, परासरणी संतुलन, परासरणी संतुलन संबंधित तत्व। इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, कार्य के आधार पर जो पोषक तत्व हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया है? संरचनात्मक तत्व के रूप में, ऊर्जा संबंधित तत्व के रूप में, एंजाइम सक्रिय तत्व के रूप में और परासरणी संतुलन तत्व के रूप में डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर संरचनात्मक तत्वों के अंदर हमारे पास आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन से आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि किसका निर्माण करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट किसका निर्माण करेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनती है? कोशिका भित्ति। क्या बनती है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम बात कर लेते हैं क्या? ऊर्जा संबंधी पोषक तत्व। अब ऊर्जा संबंधी पोषक तत्व हमें पता है कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना वो क्या होता है? एटीपी। क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ एटीपी के अंदर क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। और एक हमारे पास आता है यहाँ पर क्लोरोफिल। क्या आता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम आयन। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ऊर्जा संबंधी हमारे पास पोषक तत्व क्या हो गया? फॉस्फोरस हो गया P और मैग्नीशियम हो गया Mg। अब हम बात करते हैं एंजाइम सक्रिय ग्रुप में। तो एंजाइम सक्रिय ग्रुप में हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। यहाँ पर देखो मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है और जिंक है। ये क्या है हमारे पास? क्या है ये? एंजाइम सक्रियक है। अब एंजाइम सक्रियक जो होते हैं ये क्या है? निरोधक की तरह भी कार्य करते हैं और सक्रियक की तरह भी कार्य करते हैं। निरोधक की तरह भी कार्य करते हैं और सक्रियक की तरह कार्य करते हैं। यानी कि ये जो कार्य है हमारे पास निरोधक, एंजाइम निरोधक का मतलब एंजाइम की क्रियाविधि को कम करना, और सक्रियक एंजाइम क्रियाविधि को बढ़ाना सक्रियक के रूप में। ये जो तत्व है हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, ये किसके रूप में कार्य करते हैं? एंजाइम सक्रियक के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं परासरण संतुलन के लिए। तो परासरण संतुलन के लिए हमारे पास आता है पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। बोले तो के। और दूसरा आता है हमारे पास क्या है? क्लोरीन। बोले तो Cl। तो ये हमारे पास क्या है? परासरण संतुलन को निर्धारण में सहायक होते हैं, परासरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। कौन से? पोटेशियम के और क्लोरीन Cl। तो इस प्रकार हमने क्या है? पौधे के अनिवार्य पोषक तत्वों को किसके आधार पर डिवाइड किया है? कार्य के आधार पर डिवाइड किया। और कार्य के आधार पर हमने देखा संरचनात्मक तत्व जिनमें CHO, चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से सेलुलोज जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से। और सेलुलोज जो है क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा संबंधित
तो ऊर्जा जो पादपों के अंदर या जीवों के अंदर जो ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो होता है वो काम आता है एटीपी के निर्माण में। इसके अलावा क्लोरोफिल जो होता है ऊर्जा ग्रहण करने में काम आता है। क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को कैप्चर करने में काम आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो वहाँ क्लोरोफिल का जो प्रमुख घटक के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। नेक्स्ट एंजाइम सक्रिय रूप में, एंजाइम सक्रिय रूप में मैग्नीशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक जो कि निरोधक और सक्रिय के रूप में काम करते हैं। और परासरण सांद्रता के बारे में बात करें तो पोटेशियम और क्लोरीन, के और Cl। तो इस प्रकार हमने किसको देखा? पौधे के अनिवार्य पोषक तत्वों को देखा। अब हम तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद बताएंगे आपको, कुछ इससे संबंधित अनिवार्य पोषक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 17 खनिज पोषक तत्व हैं, 17 पोषक तत्व हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनिवार्य पोषक तत्व। कितने हैं ये? 17। कितने हैं ये? 17। इसमें हम बात करें CHON, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास है क्या है? अखनिज। कौन से हैं ये? अखनिज पोषक तत्व हैं। किससे प्राप्त होते हैं ये? वायुमंडल से। किससे प्राप्त होते हैं? वायुमंडल से। हालांकि ये भी वायुमंडल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वायुमंडल से। बट कुछ में क्या है ये? मृदा से प्राप्त होता है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है इसके अंदर। ठीक है। अब इनका स्रोत के बारे में बात करें। यहाँ पर वायुमंडल में भी कैसे है? यहाँ जैसे हमारे पास कार्बन है, CO2 के रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोजन है, किसके रूप में प्राप्त होता है? जल के रूप में प्राप्त होता है। ऑक्सीजन है, वो किससे प्राप्त होता है? O2 के रूप में और जल के रूप में। किसके रूप में प्राप्त होगा ये? इनके रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ये, और ये क्या है? मृदा से प्राप्त होता है कुछ मात्रा में, और जनरली कैसे? वायुमंडल से प्राप्त होता है। कौन सी गैस के रूप में? N2 के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में। तो ये अनिवार्य पोषक तत्वों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको आप बता सकते हैं कि 17 पोषक तत्व, इनमें से अखनिज पोषक तत्व कौन से है? ये भी आता है आने को तो खैर, बट इसको क्या है, कुछ पौधों के अंदर ये मृदा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे पूर्ण तरह से क्या है हम इनके अंदर सम्मिलित नहीं कर सकते। कार्बन जो है वायुमंडलीय CO2 से प्राप्त होती है, हाइड्रोजन है वो जल से प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन है वो O2 और जल से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने खनिज पोषक तत्वों के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे आगे विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों की पादपों के लिए क्या भूमिका है। विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं उनकी पादपों के लिए किस प्रकार भूमिका है, वो क्या कार्य से संबंधित होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। हम बात कर रहे थे वृद्ध एवं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका पादप पोषण में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, जिनको हम अखनिज पोषक तत्व भी कहते थे या कहा गया था। ये जो है हमारे पास वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। CO2 के रूप में प्राप्त होता है, जल के रूप में प्राप्त होता है H, और ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है CO2, O2 और जल के रूप में प्राप्त होता है हमें। यहाँ हम बात करते हैं कि इनका निर्माणात्मक कार्य क्या है, भूमिका क्या है इनकी। पादपों के अंदर ये कोशिका भित्ति का निर्माण में भाग लेते हैं, और इसके अलावा जीव द्रव के निर्माण भाग लेते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं ये, और जीव द्रव का निर्माण करते हैं। जीव द्रव का जो कंपोजिशन होता है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस रोल होता है। किनका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो तत्व है उसको जो पौधे होते हैं अपनी विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन का जो महत्व है वो पौधों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, प्रोटीन होता है, उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस होता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रोटीन होता है पौधों के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है। इसके अंदर बात करें हम, न्यूक्लिक कमल होता है, बोले तो DNA और RNA, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रोटीन, बोले तो एमिनो एसिड।
ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके निर्माण में कौन भाग लेता है? नाइट्रोजन भाग लेता है। और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए आरएनए, उनमें भी क्या है? नाइट्रोजन भाग लेता है। अब चूंकि हम ये उपयोग तो इसमें हमने ये देख लिया कि इसका महत्व क्या है। महत्व ये है कि भाई प्रोटीन निर्माण भाग ले रहे हैं और न्यूक्लिक अम्ल निर्माण भाग ले रहे हैं। ठीक, अब ये नाइट्रोजन के जो यूज है, नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है? वो किया जाता है आयंस के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? आयंस के रूप में। नाइट्रोजन को मृदा से किसके रूप में लिया जाता है? आयन के रूप में लिया जाता है। और आयन में किसके रूप में लिया जाता है? नाइट्रेट आयन के रूप में लिया जाता है, NO3- के रूप में लिया जाता है। नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है, NO2- के रूप में लिया जाता है। अमोनिया जो है वो भी वायुमंडल में पाई जाती है, मृदा के अंदर पाई जाती है। उसको किसके रूप में लिया जाता है? अमोनियम साल्ट के रूप में, सॉरी आयन के रूप में। अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन बोलते हैं। NH3 जो है किसके रूप में उपयोग में ली जाती है? NH4+ के रूप में ली जाती है। वैसे नाइट्रोजन को हम सामान्यतः मृदा से किसके? नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में उपयोग में लेते हैं पौधे। यहाँ रासायनिक उर्वरक के रूप में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक उर्वरक में हम बात करते हैं, जैसे यूरिया के बारे में बात करते हैं, तो यूरिया NH2CO NH2 के रूप में भी पौधे जो है नाइट्रोजन को उपयोग में लेते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का किस रूप में ग्रहण किया जा रहा है उसको हमने आपको बताया। नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनियम के रूप में और यूरिया के रूप में, और इसके अलावा DAP वगैरह जो खाद होते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट वगैरह, है ना, उसमें भी इसके रूप में भी इनको क्या किया जाता है? नाइट्रोजन को पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए पौधे में, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे के अंदर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये नाइट्रोजन की कमी से क्या है? पादपों में असमान वृद्धि होती है। समान वृद्धि होती है, सिमेट्रिकली वृद्धि नहीं होती है। कैसी वृद्धि होती है? असमान वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हरिमहीनता। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है ये, हरिमहीनता। नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या है? पौधों में हरिमहीनता आ जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब होता है पादपों की जो पत्तियां होती हैं जो हरे कलर की होती हैं, किसके कारण होती है? परागणित के कारण। तो परागणित नष्ट हो जाता है इसके अंदर। परागणित क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। किसकी कमी के कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण पादपों की पत्तियों में परागणित नष्ट हो जाता है, जिस कारण पत्तियां कैसी हो जाती है? पीली पड़ जाती हैं। कैसी पड़ जाती है? पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है? हरिमहीनता की है। नेक्स्ट, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पत्तियों के अंदर एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है, जिसके कारण पत्तियां जो कैसी होती हैं? बैंगनी और गुलाबी रंग की हो जाती है। पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी और गुलाबी। किसके कारण? एंथोसाइनिन वर्णक के निर्माण के कारण। ये वर्णक कब बनता है? जब पादपों के अंदर नाइट्रोजन की कमी आती है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण पुष्पीकरण विलंब हो जाता है। पुष्पीकरण का मतलब होता है पुष्प लगना। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या है? पादपों में पुष्प जो होते हैं देरी से लगते हैं, विलंब हो जाते हैं, लगने के में इसके डिले हो जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी के कारण पुष्पीकरण में क्या होता है? विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है। पादप बौने रह जाते हैं। संपूर्ण पादप क्या हो जाता है? स्टंट रह जाता है, बौना रह जाता है, लंबाई में बढ़ता नहीं है। तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है पादपों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के कारण कोशिका विभाजन और श्वसन क्रियाएं भी प्रभावित होती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण कोशिका विभाजन और श्वसन क्रिया भी क्या होती है? प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। तो ये भी क्या है? इसकी कमी का एक प्रभाव है। पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति में वृद्धि हो जाती है। पार्श्व कलिकाएं जो साइड में जो कलिकाएं निकलती हैं पौधे के, जिनके कारण शाखाएं, पत्तियां, तने बनती है, शाखाएं बनती है, पत्तियां बनती है, उन कहते हैं पार्श्व कलिका। और पार्श्व कलिकाओं में प्रसुप्ति का मतलब होता है सुप्त अवस्था में बना रहना, यानी कि वो वृद्धि नहीं कर पाती है और निष्क्रिय अवस्था में बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन की कमी के कारण पार्श्व कलिकाओं में प्रसुप्ति उत्पन्न हो जाती है, और या उसकी कह सकते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। प्रसुप्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये हमने क्या देखा? अभी हम आपको बता रहे थे नाइट्रोजन की कमी के कारण जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में बात करें। कई बार क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है मृदा के अंदर। तो नाइट्रोजन अधिकता के कारण भी कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या है? पुष्पन और बीज निर्माण में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। जब पादपों में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है? पुष्पन क्रिया, यानी कि पुष्प लगने की क्रिया है, और बीज निर्माण की क्रिया में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है, डिले आती है, यानी कि देर से पुष्प निर्मित होते हैं और बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार, और इसी के साथ साथ क्या है? नाइट्रोजन की अधिकता से क्या है? जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। जड़ का निर्माण भी क्या होता है? न के बराबर होता है, यानी कि अल्प विकसित रह जाती है, जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन की बारे में बात की।
नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन को किस रूप में लिया जाता है? आयंस के रूप में लिया जाता है। कौन कौन से यौगिक रूप में लिया जाता है? इनके काम में लिया जाता है। भाई नाइट्रोजन का उपयोग क्या है? नाइट्रोजन का उपयोग ये है। और अगर नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो पौधे के अंदर कौन से लक्षण प्रकट होंगे? इस प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे। और अधिकता हो जाए तो इस प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर CHO, नाइट्रोजन की कमी या अधिकता के लक्षण देखे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अन्य जो पोषक तत्व हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। ओके।